हेलो फ्रेंड, कुलदीप सर के नाम से यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वीडियो की अगली कड़ी में एक नया वीडियो हम लेके आए हैं जिसमें हम कुछ स्पेशल एमसीक्यू के बारे में डिस्कशन करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम देख चुके हैं, हमने काफ़ी एमसीक्यू डिस्कस किए और अभी एक नया वीडियो हम लेके आए हैं जो एमसीक्यू से रिलेशन रखता है। तो देखते हैं हम। नेक्स्ट, द नर्स इज टॉकिंग इन द लॉन विद अदर। नर्स क्या कर रही है? टॉकिंग इन द लॉन्स with other nurses about grief and loss। नर्स क्या कर रही है? कुछ दूसरी नर्सेज के साथ बात कर रही है लॉन्ज में खड़ी होके। किसके बारे में? ग्रीफ और लॉस के बारे में। द नर्स अंडरस्टैंड विच टू बी ट्रू रिगार्डिंग ग्रीफ एंड लॉस। नर्स समझ चुकी है कि कौन सी बात जो है वो सही है ग्रीफ और लॉस के बारे में। सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। इनमें से क्या करना है आपने? नीचे दी गई सारी बातों में से सिलेक्ट करनी है। पहला करा द प्रोसेस ऑफ ग्रीफ इज डिटरमाइंड टू फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ। कि जो ग्रीफ का प्रोसेस है वो किसके लिए डिटरमाइंटल है? फिजिकल और इमोशनल हेल्थ से जुड़ा हुआ है। दूसरा कह रहा है एज, जेंडर एंड कल्चर आर ए फ्यू फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द ग्रीविंग प्रोसेस। जो एज है, जेंडर है, कल्चर है, ये कुछ फैक्टर है जो क्या करते हैं ग्रीविंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी कि चेंज करने का काम करते हैं। तीसरा कह रहा है द नर्स मस्ट एक्सप्लोर हिज ओवन फीलिंग अबाउट डेथ बिफोर ही मे इफेक्टिवली हेल्प अदर। नर्स क्या करेगी? एक्सप्लोर करेगी खुद की फीलिंग को डेथ के बारे में, डेथ से पहले, कि वो इफेक्टिवली हेल्प कर रही है कि नहीं दूसरों की। चौथा कह रहा है द नर्स शुड डिस्करेज एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ एंड लॉस बिकॉज इट में अपसेट अदर क्लाइंट नियर बाई। कि नर्स क्या करेगी? दूसरे लोगों को जो है एक्सप्रेशन के ग्रीफ है उनको बाहर निकालने का काम करेगी, ग्रीफ के और लॉस के, क्योंकि यह क्या है दूसरे क्लाइंट्स को क्या कर सकता है? डिस्करेज कर सकता है, अपसेट कर सकता है। और नेक्स्ट ऑप्शन है कि द नर्स कैन हेल्प द फैमिली डेवलप वे टू रिलीव लोनलीनेस एंड डिप्रेशन फॉलोइंग द डेथ ऑफ ए लव्ड वन। कि नर्स क्या कर सकती है? हेल्प कर सकती है फैमिली की, कि जहाँ क्या हो रहा है लोनलीनेस और डिप्रेशन डेवलप हो रहा है किसी की डेथ के बाद या किसी की लव्ड वन की डेथ के बाद में। तो क्या होगा? तो ये बात सही है कि वहाँ क्या किया जा सकता है? किसी लव्ड वन की डेथ के बाद में वहाँ क्या हो रहा है, अगर कोई डिप्रेशन या लोनलीनेस डेवलप हो रहा है तो वहाँ क्या कर सकती है? हेल्प कर सकती है। इसके अलावा और क्या किया जा सकता है? तो जो आपका फीलिंग है उसको क्या करना है? एक्सप्लोर करना है, ये बात सही है। और एज, जेंडर और कल्चर जो है ये भी कुछ फैक्टर है जो कि इसमें रोल प्ले करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं ग्रीविंग प्रोसेस को। तो राइट आंसर इज बी, सी एंड ई। ये तीनों के तीनों क्या है? राइट आंसर है बी, सी एंड ई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नर्स असेस द असाइन ग्रुप ऑफ क्लाइंट। नर्स असेस कर रही है ग्रुप लिया है, क्लाइंट का एक असाइन हुआ है। विच क्लाइंट फॉर द नर्स आइडेंटिफाई द एज बीइंग एट द ग्रेटेस्ट रिस्क फॉर अल्ट्रेशन इन सेंसरी परसेप्शन। नर्स क्या कर रही है? असेस कर रही है कुछ क्लाइंट्स का ग्रुप असाइन हुआ है जिनमें से विच क्लाइंट वुड द नर्स आइडेंटिफाई, कौन सा क्लाइंट जो है वो नर्स आइडेंटिफाई करेगी कि वो क्या है ग्रेटेस्ट रिस्क पे है, किसकी? सेंसरी परसेप्शन अल्ट्रेशन की। तो पहला करा है क्लाइंट इन ए हेलो वेस्ट फॉलोइंग एन ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट। एक क्लाइंट जिसका क्या हो गया था? एक्सीडेंट हो गया था कोई व्हीकल से, और उसके बाद उसको क्या रखा है? हेलो वेस्ट। ये ट्रैक्शन का टाइप है, स्केलेटल जो है हमारा सर्वाइकल ट्रैक्शन रहता है। दूसरा कह रहा है ए चाइल्ड विद सीवियर ऑटिज्म हु इज हैविंग इन टॉन्सिलेक्टमी। एक चाइल्ड जिसको क्या है सीवियर वाला ऑटिज्म है और उसका क्या हो रहा है? वो है टॉन्सिलेक्टमी। तीसरा कह रहा है ए टीनेजर हु ब्रोक हर लेग ड्यूरिंग चीयर लेडर प्रैक्टिस। एक टीनेजर जिसकी क्या हो गई है, जो क्या कर रहा है चीयर लेडर प्रैक्टिस कर रहा था और उस दौरान उसकी लेग क्या हो गई है? ब्रोक हो गई है। चौथा कह रहा है स्कूल टीचर हु वाज हॉस्पिटलाइज फॉर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। एक स्कूल टीचर जो जिसको क्या किया गया है? हॉस्पिटलाइज किया गया है, किसके लिए? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ के लिए। तो इनमें से कौन सा ऐसा पेशेंट है जो सेंसरी परसेप्शन के अल्ट्रेशन की ग्रेटेस्ट रिस्क पे है? तो इनमें से सबसे जो
ग्रेटेस्ट रिस्क पे वो कौन है? जो ऑटिज्म वाला जो बच्चा है, जिसको क्या है टॉन्सिलेक्टमी परफॉर्म हो रही है, वो जो बच्चा है वो क्या है सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट रिस्क पे है, किसकी? परसेप्शन अल्ट्रेशन की। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, अल जो थॉट प्रोसेस है वो क्या हो रखी है, अल्टर हो रखी है। यहाँ क्या हो गया है, यहाँ क्या है, अल्टर्ड थॉट प्रोसेस है। क्या है, जो थॉट प्रोसेस है वो क्या हो रखी है, अल्टर हो रखी है। और अल्टर्ड थॉट प्रोसेस क्या इंडिकेट की वजह से क्या हो सकता है इसमें, ये जो है ये सबसे ज्यादा रिस्क पे है, किसकी? अल्टरेशन इन सेंसरी परसेप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स इज वर्किंग इन ए मेंटल हेल्थ फैसिलिटी दैट यूजेस ग्रुप थेरेपी विद द क्लाइंट। एक नर्स क्या कर रही है, वर्क कर रही है मेंटल हेल्थ फैसिलिटी में, दैट यूजेस ग्रुप थेरेपी विद द क्लाइंट। इसके साथ कौन सी जो है ग्रुप थेरेपी जो है क्लाइंट की काम मिलेंगे। द नर्स अंडरस्टैंड विच टू बी करेक्ट रिगार्डिंग ग्रुप थेरेपी। नर्स समझ गई है कि कौन सी ग्रुप थेरेपी जो है इसके लिए करेक्ट रहेगी। तो पहला कह रहा है टर्मिनेशन स्टेज बिगिन विद द इनिशियल ग्रुप मीटिंग। टर्मिनेशन स्टेज जो है वो क्या होगा, जो इनिशियल ग्रुप मीटिंग जो है जब क्या के साथ में क्या होगी, स्टार्ट होगी। दूसरा कह रहा है मेंबर्स फीलिंग अबाउट देयर अकम्पलिशमेंट आर एक्सप्लोर इन वर्किंग स्टेज। जो मेंबर्स है उनकी फीलिंग के बारे में एक्सप्लोर किया जाएगा वर्किंग स्टेज के अंदर। तीसरा कह रहा है तीसरा कह रहा है कि जो ड्यूरिंग दी वर्किंग स्टेज के दौरान मेंबर में बी अनक्लियर अबाउट द पर्पस ऑफ द ग्रुप। मेंबर्स जो है वो क्या होंगे, अनक्लियर होंगे कि इस ग्रुप का पर्पस क्या है। चौथा कह रहा है ग्रुप रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर एस्टेब्लिश इन द वर्किंग स्टेज ऑफ ग्रुप थेरेपी। जो क्या है ग्रुप रोल है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है एस्टेब्लिश है इसमें, जो वर्किंग स्टेज में ग्रुप थेरेपी में। तो ये बात क्या है, ग्रुप रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ एस्टेब्लिश किए जाएंगे, वर्किंग स्टेज में। तो ये बात गलत है, वर्किंग स्टेज में रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी एस्टेब्लिश नहीं होंगे ग्रुप थेरेपी की। वर्किंग स्टेज के दौरान जो है पर्पज जो अनक्लियर होगा, ये बात भी गलत है, अनक्लियर नहीं होगा, क्लियर कर दिया जाता है पहले ही। और दूसरा कह रहा है मेंबर फीलिंग अबाउट देयर अकम्पलिशमेंट आर एक्सप्लोर्ड इन वर्किंग स्टेज, कि वर्किंग स्टेज में उनके बारे में पता नहीं किया जाएगा कि। तो ये बात गलत है। पर टर्मिनेशन स्टेज बिगिन विद द इनिशियल ग्रुप मीटिंग। जब टर्मिनेशन स्टेज जो है ये पहले ही डिसाइड कर ली जाएगी जब क्या होगा, ग्रुप मीटिंग इनिशियली स्टार्ट होगी उस दौरान। तो ये बात क्या है, सही है इसके अनुसार। तो टर्मिनेशन स्टेज कहाँ से शुरू हो जाती है, जहाँ से इनिशियल ग्रुप मीटिंग शुरू होती है ना। तो ये जो है यहाँ क्या रहेगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट हु इज हैविंग सर्जरी द नेक्स्ट मॉर्निंग। ए नर्स क्या कर रही है, केयर कर रही है क्लाइंट की जिसकी क्या हुई है, सर्जरी हुई है। सर्जरी होनी है नेक्स्ट मॉर्निंग में। द क्लाइंट कह रहा है आई एम रियली स्कार्ड अबाउट सर्जरी। क्लाइंट कह रहा है आई एम रियली स्कैर्ड अबाउट सर्जरी, मैं बहुत डरा हुआ हूँ मेरी सर्जरी के बारे में। आई हैव नेवर बीन पुट टू स्लीप बिफोर एंड आई एम अफ्रेड। मुझे जो है नींद नहीं आ रही है, उससे पहले ही मुझे डर लग रहा है। आई माइट नॉट वेक अप, पता नहीं मैं जाग पाऊंगा कि नहीं। विच रिस्पॉन्स बाय द नर्स इज द मोस्ट थेरापेटिक। कौन सा रिस्पॉन्स है जो नर्स के द्वारा बहुत ज़्यादा थेरापेटिक रहेगा, इसके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो पहला कह रहा है वाई आर यू वरीड अबाउट सच ए माइनर प्रोसीजर। तुम इतनी चिंता में क्यों हो, तुम्हारे लिए ये बहुत छोटा प्रोसीजर है। दूसरा कह रहा है वी कैन कॉल द डॉक्टर एंड कैंसिल द सर्जरी इफ यू वुड प्रेफर। अगर तुम चाहो तो हम अभी डॉक्टर को फोन करते हैं और तुम्हारी सर्जरी को कैंसिल कर देते हैं। तीसरा कह रहा है इट इज नॉर्मल टू बी अफ्रेड ऑफ समथिंग न्यू लाइक सर्जरी, टेल मी हाउ यू फील। ये सही है कि जब भी ये तुम्हारे लिए नॉर्मल है कि डर तो सभी को लगता ही है जब सर्जरी के लिए आते हैं, सर्जरी सभी के लिए न्यू है। और तुम मुझे ये बताओ कि तुम कैसा फील कर रहे हो, ये बात अच्छी कही है इसने।
क्योंकि ये क्या है, ये कुछ साइकोलॉजिकल स्पोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रही है, ये साइकोलॉजिकल स्पोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हो सकता है। और अगर नेक्स्ट नेक्स्ट ऑप्शन की अगर बात करें, तो नेक्स्ट ऑप्शन है डोंट वरी, यू हैव ए रियली गुड डॉक्टर एंड ही विल सी टू इट दैट नथिंग गोज रॉन्ग। कि तुम चिंता मत करो, जो तुम्हारे डॉक्टर है वो बहुत बढ़िया डॉक्टर है और वो कुछ भी गलत नहीं होने देंगे ऐसा। तो ये बात गलत है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो है ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन कह रहा है कि तुम्हें ये तो बहुत छोटी सी सर्जरी है, तो सर्जरी जो है ऐसा नहीं कहना है कि बहुत छोटी सर्जरी है, और उसको ये नहीं कहना है कि हम कैंसिल करवा देते हैं, ये बात भी गलत है। तो सी ऑप्शन जो है वो क्या है यहाँ पे राइट है, कि तुम मुझे बताओ तुम ऐसा क्या फील कर रहे हो, ये बात सही है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट हु हैज जस्ट बीन डायग्नोस्ड विद ओवेरियन कैंसर। एक नर्स क्या कर रही है, केयर कर रही है क्लाइंट की, डायग्नोस हुआ है ओवेरियन कैंसर के साथ में, डायग्नोस हुआ है ओवेरियन कैंसर के साथ में। नर्स इज यूजिंग साइलेंस एज एन इफेक्टिव थेरेपेटिक रिस्पॉन्स। नर्स क्या यूज कर रही है, साइलेंस का मिले, साइलेंस यूज कर रही है इफेक्टिव थेरेपेटिक रिस्पॉन्स के लिए। हाउ इज साइलेंस एंड इफेक्टिव थेरेपेटिक रिस्पॉन्स। जो द नर्स इज यूजिंग साइलेंस एज एन इफेक्टिव थेरेपेटिक रिस्पॉन्स। नर्स क्या कर रही है, साइलेंस यूज कर रही है थेरेपेटिक रिस्पॉन्स को इफेक्टिव बनाने के लिए। हाउ इज साइलेंस एंड इफेक्टिव थेरेपेटिक रिस्पॉन्स, कैसे साइलेंस जो है वो इफेक्टिव हो सकती है थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स के लिए। तो पहला कह रहा है इट इज नॉट थेराप्यूटिक, ये थेराप्यूटिक नहीं है। इट इम्प्लाइज दैट द नर्स इज नॉट लिसनिंग, ये ऐसे बता रहा है कि नर्स जो है वो अच्छे से सुन नहीं रही है। दूसरा कह रहा है इट एनकरेज द क्लाइंट टू कीप अर फीलिंग, ये बढ़ावा दे रहा है कि क्लाइंट को कि तुम अपनी फीलिंग के बारे में मुझे बताओ। तीसरा कह रहा है इट अलाउ द क्लाइंट टाइम टू थिंक एंड रिफ्लेक्ट एंड लीड द कन्वर्सेशन, ये अलाउ करता है क्लाइंट को उसके टाइम के अनुसार कि तुम सोचो और बताओ और अपनी कन्वर्सेशन के बारे में। चौथा कह रहा है इट अलाउ द नर्स टू थिंक अबाउट अदर टास्क सी नीड टू टैकल टू प्रोवाइड एफिशिएंट केयर टू ऑल ऑफ क्लाइंट्स। ये किसको अलाउ कर रहा है, नर्स को, किसके लिए, सोचने के लिए, किसके बारे में, टास्क के बारे में, कि उसे कुछ ज़रूरत होगी अवश्य ही कि जो क्लाइंट है उसको क्या करने के लिए, एफिशिएंट केयर देने के लिए। तो क्या होगा, तो अलाउ करना है, आपने उसको बोलना है कि तुम्हें उसको टाइम देना है सोचने के लिए, और क्या करना है उसको टैकल, जो भी कन्वर्सेशन है उसको क्या करवाना है, लीड करने के लिए उसको क्या करना है, टाइम देना है सोचने का। तो सी जो है यहाँ क्या है, राइट आंसर है, बाकी सारे क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लाइंट, द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद स्किज़ोफ्रेनिया। नर्स केयर कर रही है क्लाइंट की, क्लाइंट स्किज़ोफ्रेनिया के साथ में है। हु इज हैविंग एक्टिव हेलुसिनेशन, nurse is caring for a client with schizophrenia who is having active hallucination। किस जिसको क्या हो रखा है, हेल्यूसिनेशन हो रखा है, स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट है। नर्स इम्प्लीमेंट विच एक्शन टू मैनेज द क्लाइंट ड्यूरिंग द एपिसोड। नर्स क्या इम्प्लीमेंट करेगी, कौन सा एक्शन जो है क्लाइंट के इस एपिसोड के दौरान उसको मैनेज करने के लिए क्या इम्प्लीमेंट करेगी। सिलेक्ट ऑल द अप्लाई, एक स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट है, एक्टिव हेलुसिनेशन हो गया, मैनेज करने के लिए क्या इम्प्लीमेंट करेगी इस प्रोसीजर के दौरान, सिलेक्ट ऑल द अप्लाई। पहला कह रहा है एडमिनिस्टर मेडिकेशन एज ऑर्डर, दवाई दी जाएगी जैसे जैसे लिखी गई है ऐसे ऐसे दवाई देना है। दूसरा कह रहा है यूज जेंटल टच टू रीअश्योर द क्लाइंट, क्लाइंट को भरोसा दिलाने के लिए उसको हल्का सा टच करना है। तीसरा कह रहा है टेल द क्लाइंट दैट अदर सी और हियर व्हाट ही डज, क्लाइंट को बताना है कि दूसरे क्या देखते हैं और सुनते हैं, तुम मुझे बताओ। चौथा कह रहा है डिस्ट्रैक्ट द क्लाइंट बाय प्लेसिंग हिम इन द डे रूम विद अदर, डिस्ट्रैक्ट करना है क्लाइंट को रखने से दिन में रूम में और अदर दूसरों के साथ में रखना है, या जो है जो अपने रूम में रह रहा है वहां से उसको क्या करना है, डिस्ट्रैक्ट करना है क्लाइंट को प्लेस करने से। पांचवा कह रहा है आस्क द क्लाइंट इफ ही हियर वॉइस टेलिंग हिम टू हार्म हिमसेल्फ और अदर, कि तुम्हें जो वॉइस सुनाई दे रही है मुझे उसके बारे में बताओ, क्या वो तुम्हें या दूसरों को नुकसान पहुंचाने के बारे में बताती है। पांचवा कह रहा है गोज along with what the client says to decrease the risk of increase the client's anxiety, जाओ तुम मुझे उसके साथ जाओ और क्या
उसके साथ तुम जाओ, क्या क्लाइंट से टू डिक्रीज द रिस्क, और क्लाइंट को ऐसा कहना क्या क्लाइंट की एंजाइटी को कम कर रहा है। तो पहला जो है यह हमारा आंसर जो बनेगा, पहला ऑप्शन कह रहा है कि एडमिनिस्टर मेडिकेशन, हाँ जैसे जैसे लिखा गया है वैसा तो मेडिकेशन उसको देना ही देना है। इसके अलावा कह रहा है कि उसको जेंटली टच करना है, आपने तो टच नहीं करना होता है। बिना काम के आप पेशेंट को टच नहीं कर सकते हैं, ये बैटरी के रूल के अंदर आता है, टोर्ट के रूल के अंदर चला जाएगा। दूसरा रहा है कि टेल द अदर और हियर व्हाट ही डज, कि तुम क्या देखते हो सुनते हो ये मुझे बताओ, ऐसा। तीसरा कह रहा है डिस्ट्रैक्ट द क्लाइंट बाय प्लेसिंग इन डे रूम, उसको दिन में रूम में रखना है। और पांचवा कह रहा है आस्क द क्लाइंट इफ यू हियर वॉइस, कि तुम क्या सुनते हो, क्या वो वॉइस जो आती है वो तुम्हें दूसरों के बारे में नुकसान पहुंचाने के लिए या खुद का नुकसान पहुंचाने के लिए बोलती है, ये बात सही है। तो ए और ई जो है ये दोनों के दोनों राइट आंसर है। इन दोनों बातों के बारे में आपने क्या करना है, उसके साथ में बात करनी है, उसके बारे में पूछना है इन एपिसोड्स को मैनेज करने के लिए। The nurse is admitting a client with schizophrenia. नर्स एडमिट किया एक पेशेंट को, पेशेंट किसके साथ में है, स्किजोफ्रेनिया का पेशेंट है। द क्लाइंट एक्सट्रीम सोशली विदड्रॉन, क्लाइंट जो है वो बहुत ज़्यादा क्या है, सोशली विदड्रॉ हो गया है। अनेबल टू परफॉर्म एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, खुद की डेली लिविंग की एक्टिविटीज भी परफॉर्म करना बंद कर दिया पेशेंट ने। हैज़ एन इन अप्रोप्रिएट अफेक्ट, और उसमें क्या देखने मिल रहा है, उसका इन अप्रोप्रिएट अफेक्ट आ गया है। एंड हैज़ ग्रीमेसिंग मैनरिज्म, और वो क्या शो कर रहा है, मैनरिज्म शो कर रहा है। द नर्स अंडरस्टैंड दैट दिस क्लाइंट इज एक्सपीरियंसिंग विच टाइप ऑफ स्किजोफ्रेनिया, नर्स समझ रही है कि ये पेशेंट किस टाइप का स्किजोफ्रेनिया एक्सपीरियंस कर रहा है। पेशेंट सोशली विड्रॉल हो गया कंप्लीट रूप से, अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करना बंद कर दिया, डेली लिविंग एक्टिविटी को। अफेक्ट जो है वो इनअप्रोप्रिएट टाइप का हो गया है। ग्रीमेसिंग में क्या, ग्रीमेसिंग जो है वो मैनरिज्म आ गया है। तो ये कौन से टाइप का स्किजोफ्रेनिया आ गया है, इसके बारे में नर्स जान चुकी है। तो पहला कह रहा है रेजिडुअल स्किजोफ्रेनिया, दूसरा कह रहा है पैरानोइड स्किजोफ्रेनिया, तीसरा कह रहा है कैटाटोनिक स्किजोफ्रेनिया, चौथा कह रहा है डिसऑर्गेनाइज स्किजोफ्रेनिया, और पांचवा कह रहा है अनडिफ्रेंशिएटेड स्किजोफ्रेनिया। तो डिसऑर्गेनाइज स्किजोफ्रेनिया जो है इसके इसके साइन सिम्टम रहते हैं ये, कि डिसऑर्गेनाइज स्किजोफ्रेनिया यानी कि पर्सन क्या हो जाता है, डेली एक्सट्रीम सोशल विड्रॉल कर लेगा, अपनी डेली लिविंग एक्टिविटी को परफॉर्म करने में अनेबल हो जाएगा, अफेक्ट इनअप्रोप्रिएट हो गया, और ग्रीमेस मैनरिज्म जो देखने मिलेगा। ये सारे के सारे सिम्टम रहते हैं किसके, अनडिफरेंस सॉरी डिसऑर्गेनाइज स्किजोफ्रेनिया के। तो डी जो है यहाँ क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। जो हमारा जो रेजिडुअल स्किज़ोफ्रेनिया है उसमें क्या क्या देखने मिलता है, तो उसमें क्या होता है, पर्सन क्या करता है, पास या एक्सट्रीम सोशल आइसोलेशन करता है। और उसके साथ साथ क्या है, पर्सन जो है उसमें जो हमारी रोल फंक्शनिंग है वो क्या हो जाएगी, इम्पेयर होती है। और कुछ टाइम तक क्या करता है, पेशेंट क्या कर सकता है, इन एपिसोड्स को पास कर सकता है, किसके अंदर, रेजिडुअल स्किज़ोफ्रेनिया में। अगर बात करें पैरानोइड स्किज़ोफ्रेनिया की, तो पैरानोइड स्किज़ोफ्रेनिया में हॉस्टिलिटी देखने को मिल सकती है आपको, डिल्यूजन है, वॉयलेंस है, परसिक्यूटरी थीम्स है ना। इसके अलावा सस्पिशियसनेस आ जाती है पेशेंट के अंदर। कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया की बात करें तो आपको वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी और साइकोमोटर डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आपको सॉरी स्टूपर देखने को मिल सकता है, या एक्सेसिव पर्पजलेस मोटर एक्टिविटी देखने को मिल सकती है कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया में। और अनडिफ्रेंशिएटेड स्किज़ोफ्रेनिया में क्या देखने को मिल सकता है आपको, तो जो है पैरानोइड, डिसऑर्गेनाइज और कैटाटोनिक, इन सभी को अगर मिला दिए तो इसको क्या बोलते हैं हम, अनडिफ्रेंशिएटेड, जिसमें क्या होगा, स्पीच जो है वो डिसऑर्गेनाइज टाइप का होता है, डिल्यूजन और हेलुसिनेशन देखने को मिल सकता है, फ्लैट अफेक्ट होता है, सोशल विड्रॉल होता है, और कैटाटोनिक या डिसऑर्गेनाइज टाइप का बिहेवियर देखने को मिल सकता है। तो एक पर्सन जो क्या कर रहा है, मैनरिज्म शो कर रहा है, फ्लैटनिंग अफेक्ट हो गया है, कंप्लीट एक्सट्रीम सोशल आइसोलेट कर लिया उसने अपने आप को, तो ये किसको इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि उसको क्या हो गया, डिसऑर्गेनाइज स्किज़ोफ्रेनिया हो गया। क्या हो गया है, डिसऑर्गेनाइज स्किज़ोफ्रेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्स इज प्रिस्क्राइबिंग ए न्यू नर्स इन दी साइकेट्रिक नर्स
एक नर्स क्या कर रही है, परसेप्ट कर रही है एक नई नर्स को साइकेट्रिक यूनिट में। द नर्स इज डिस्कसिंग इंटरवेंशन फॉर स्किजोफ्रेनिया। नर्स जो है डिस्कस कर रही है इंटरवेंशन के बारे में स्किजोफ्रेनिया के लिए। विच स्टेटमेंट बाय द स्टूडेंट नर्स इंडिकेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजमेंट ऑफ स्किजोफ्रेनिया। कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो स्टूडेंट नर्स के लिए इंडिकेट कर रहा है कि वो समझ गई है कि ये स्किजोफ्रेनिया का मैनेजमेंट है। सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, इनमें से सिलेक्ट कीजिएगा। पहला कह रहा है आई शुड बी वार्म एंड फ्रेंडली टू पुट द क्लाइंट एट ईज, कि आई शुड यानी कि मुझे रहना चाहिए वार्म, गर्म, और फ्रेंडली, मैत्रीपूर्वक, टू पुट क्लाइंट एट ईज, क्लाइंट को आसानी में रखने के लिए, क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम ना हो उसके लिए मुझे क्या होना चाहिए, उसके साथ फ्रेंडली होना चाहिए और मुझे क्या रहना चाहिए, वार्म रहना चाहिए। दूसरा कह रहा है आई कैन रीअश्योर द क्लाइंट दैट ही इज इन ए सेफ इन्वायरमेंट, मुझे क्लाइंट को रीअश्योर करवाना चाहिए कि वो सेफ इन्वायरमेंट में है। तीसरा कह रहा है पजल और वर्ड गेम आर गुड एक्टिविटी टू इंगेज इन, पजल और गुड वर्ड गेम्स जो है वो क्या है, गुड एक्टिविटी है उनके साथ घुलने के लिए। चौथा है कि आई कैन हेल्प द क्लाइंट यूज आर्ट और राइटिंग टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग, मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए उनकी हेल्प करने के लिए, क्लाइंट को क्या करना चाहिए, आर्ट और राइटिंग का काम देना चाहिए ताकि वो क्या कर सके, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर सके। और पांचवा कह रहा है आई वॉन्ट टेल द क्लाइंट व्हेन आई एम लीविंग हिम सो ही वॉन्ट गेट अपसेट, और क्या है कि मुझे क्लाइंट्स को नहीं बताना चाहिए कि जब मैं तुम्हें छोड़ूंगी या छोड़ूंगा तो तुम मुझे क्या है, मुझे क्या है अपसेट लगेगा ऐसा। तो क्या करना है, तो पहला कह रहा है वार्म और फ्रेंडली, ये दोनों बातें नहीं करनी आपने, वार्म नहीं होना है, इन पेशेंट्स के साथ में क्या है कि थोड़ा फ्रेंडली टाइप ही रहना होता है। कैन रीअश्योर सेफ इन्वायरमेंट, हाँ उनको अश्योर कराना होता है कि तुम्हारे लिए इन्वायरमेंट जो है वो सेफ है। पजल और वर्ड गेम उनको दिए जा सकते हैं, और एक्सप्रेस करने के लिए फीलिंग उनको क्या किया जा सकता है, आप आर्ट और राइटिंग सिखा सकते हैं। ये तीनों की तीनों बातें क्या रहती है, सही रहती है। तो बी, सी और डी जो है आंसर रहता है। नेक्स्ट है द मेंटल हेल्थ नर्स इज केयरिंग फॉर क्लाइंट विद क्लस्टर बी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। एक नर्स क्या कर रही है, मेंटल हेल्थ केयर, मेंटल हेल्थ नर्स जो है क्लाइंट की केयर कर रही है और क्लाइंट क्लस्टर बी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का है। द नर्स वुड एक्सपेक्ट द क्लाइंट टू एग्जिबिट विच बिहेवियर, नर्स को कौन सा बिहेवियर जो है वो है एग्जिबिट करना चाहिए, शो करना चाहिए। सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, तो क्लाइंट क्या है, जो है कौन सा बिहेवियर जो है, नर्स वुड एक्सपेक्ट द क्लाइंट टू एग्जिबिट विच बिहेवियर, नर्स क्या एक्सपेक्ट करेगी, क्लाइंट कौन सा बिहेवियर जो एग्जिबिट करेगा। सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, इनमें से सिलेक्ट करना है। तो पहला कह रहा है हमें पूछा गया है कि क्लस्टर बी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का पेशेंट है, और क्लस्टर बी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का पेशेंट है तो क्या क्या देखने मिलेगा, तो पर्सन क्या होगा, इजीली बोर्ड, पुअर, सैलो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होंगे, और इंजॉय बीइंग द सेंटर ऑफ अटेंशन। तो ये क्या होगा, एक तो हमें क्या देखने मिलेगा, पर्सन क्या होते हैं, बोर्ड, पुअर और सैलो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप वाले होते हैं। इसके साथ साथ वहाँ क्या देखने मिलता है, उनमें इम्पल्सिविटी, अनप्रेडिक्टेबल टाइप का बिहेवियर होता है, एक्सट्रीम मूड शिफ्ट होते हैं, और इजीली एंगर्ड पर्सन होते हैं। और ये पीपल जो क्या है ये क्या करते हैं, अगेंस्ट ईच अदर, दूसरों के प्रति क्या करते रहते हैं, खेलते रहते हैं। या दोनों के दोनों ऑप्शन आपको क्या है, राइट रहते हैं। सी और डी जो है ये आंसर देखने को मिलेगी कि क्लस्टर बी पर्सनैलिटी वाले जो पर्सन होते हैं वो इजीली बोर्ड होते हैं, पुअर और सैलो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप वाले होते हैं, और इंजॉय बीइंग एट सेंटर ऑफ अटेंशन। और इसके साथ साथ इनमें क्या देखने को मिलेगा आपको, इम्पल्सिविटी है, अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर है, एक्सट्रीम मूड, एक्सट्रीम मूड शिफ्ट है, इजीली एंगर्ड है, प्लेइंग पीपल अगेंस्ट ईच अदर, ये सारे के सारी बातें आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है the nurse is preparing to receive an 18-month-old client from surgery who had repair of congenital hip deformity। एक 18 मंथ ओल्ड क्लाइंट है जिसको कंजेनाइटल हिप डिफॉर्मिटी हो गया है। व्हाट टाइप ऑफ ट्रैक्शन डज द नर्स एंटिसिपेट सेटिंग अप फॉर क्लाइंट, कि जिसको कंजेनाइटल हिप डिफॉर्मिटी है, 18 मंथ ओल्ड चाइल्ड है, उसको क्या करना है, आपने ट्रैक्शन अप्लाई करना है। और नर्स कौन सा ट्रैक्शन जो है
वो अप्लाई करेगी। तो हिप डिफॉर्मिटी के लिए या कंजेनाइटल हिप डिफॉर्मिटी के लिए हम कौन सा ट्रैक्शन काम में लेते हैं? ब्रियांट ट्रैक्शन काम में लिया जाता है। कौन सा ट्रैक्शन? ब्रियांट ट्रैक्शन काम में लेते हैं। ब्रियांट ट्रैक्शन क्या करते हैं इसमें? तो इसमें क्या किया जाता है, जो दो जो है जैसे क्या है, ये पर्सन है ना, बच्चा है, और इस बच्चे की ये थाई वाला पार्ट है, और क्या कर दिया जाता है, इस थाई वाले पार्ट को थोड़ा ऊपर उठा दिया जाता है, और दोनों लेग को क्या कर दिया जाता है, ऊपर उठा के इस तरीके से क्या कर दिया जाता है, ट्रैक्शन के साथ में बांध दिया जाता है। इसको हम बोलते हैं क्या? ब्रियांट ट्रैक्शन, है ना। इसको क्या बोला जाता है? ब्रियांट ट्रैक्शन। The nurse is caring for a client whose lab results show triglyceride of 380 and cholesterol level of 240। एक क्लाइंट जिसका लैब रिजल्ट कराया गया और लैब रिजल्ट में ट्राइग्लिसराइड लेवल 380 है, कोलेस्ट्रॉल 240 है। विच फूड वुड द नर्स एजुकेट द क्लाइंट? कौन सा फूड जो है नर्स एजुकेट करेगी क्लाइंट को अबाउट इंक्लूडिंग ही इन हिज डाइट व्हेन ही इज डिस्चार्ज? कि कौन सा जो है फूड जो है वो क्लाइंट को एजुकेट करना चाहिए उसकी डाइट के अंदर जब वह क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, जिसका ट्राइग्लिसराइड 380 है और कोलेस्ट्रॉल 240 है। पहला कह रहा है वेट टोस्ट विद शुगर फ्री जेली, उसको वेट टोस्ट विद शुगर फ्री जेली बताना है आपने। दूसरा कह रहा है ग्रिल्ड सालमन सीजन विद हर्ब्स बताना है। तीसरा कह रहा है एग वाइट ऑमलेट विद वेजिटेबल्स। चौथा कह रहा है नेचुरल हनी फ्रॉम ए लोकल फार्मर मार्केट। और पांचवा कह रहा है प्लेन ग्रिल स्टेक प्रिपेयर विद पेपर ऑयल। तो आपने क्या करना है वहां पे, उसको क्या करना है, एक तो आपने क्या बताना है, ग्रिल सैल्मन सीजन विद हर्ब्स बताना है, और इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, एग वाइट ऑमलेट विद वेजिटेबल्स बताना है। तो ये दोनों की दोनों क्या करनी है हमने, डाइट के बारे में उसको बताना है, जिसका ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या है, बढ़ा हुआ है, हाई ट्राइग्लिसराइड हाइपर ट्राइग्लिसराइड में आया है जिसको। The nurse is preparing to discharge a client who was treated for tuberculosis। नर्स प्रिपेयर कर रही है डिस्चार्ज करने के लिए क्लाइंट को जो क्या हुआ है, जिसको अभी अभी ट्रीट किया गया है ट्यूबरकुलोसिस के लिए। विच गाइडलाइन फॉर होम मैनेजमेंट शुड द नर्स इंक्लूड इन इज डिस्चार्ज टीचिंग? कौन सी गाइडलाइन है जो होम मैनेजमेंट के लिए नर्स को क्या करनी चाहिए, डिस्चार्ज टीचिंग प्लान में ऐड करनी चाहिए? सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। पहला कह रहा है क्लाइंट में रिज्यूम इज नॉर्मल एक्टिविटी, क्लाइंट अपनी नॉर्मल एक्टिविटी को शुरू कर सकता है। दूसरा कह रहा है द फैमिली शुड मेंटेन रेस्पिरेटरी आइसोलेशन एट होम, फैमिली क्या करे, रेस्पिरेटरी आइसोलेशन मेंटेन करे घर पे। तीसरा कह रहा है मेडिकेशन रेजिमेंट शुड बी फॉलोड डिलीजेंटली एज प्रिस्क्राइब, जैसे जैसे बताई गई है वो मेडिकेशन प्रिस्क्रिप्शन काम में लिया जाए ध्यानपूर्वक। चौथा कह रहा है द क्लाइंट में रिटर्न टू वर्क व्हेन 3 स्पूटम कल्चर आर नेगेटिव, जब उसके 3 स्पूटम कल्चर जो है वो नेगेटिव आ जाए तब वो क्या है, काम पे जा सकता है। और पांचवा कह रहा है द नर्स शुड एजुकेट द क्लाइंट अबाउट द मेडिकेशन एंड पॉसिबल साइड इफेक्ट एंड देयर मैनेजमेंट, कि नर्स ने क्या करना है, एजुकेट करना है कि जो दवाई लोगे उसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं और उसका मैनेजमेंट क्या होगा। तो ये बात बिल्कुल सही है कि उस दवाई के साइड इफेक्ट और मैनेजमेंट क्या होंगे उसके बारे में उसको बताना है। इसके अलावा और क्या, तो इसके अलावा यानी कि जब उसके 3 स्पुटम कल्चर नेगेटिव आ जाए तब वो काम पे जा सकता है, ये बात भी सही है। और उसने क्या करना है, जो मेडिसिन रेजिमेंट दिए गए उनको क्या करना है, जैसे जैसे प्रिस्क्राइब किया गया है वो क्या है, उसने अच्छे से ध्यान से लेनी है। तो सी डी और ई तीनों के तीनों क्या है, राइट आंसर है, सी डी और ई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नर्स इज डिस्चार्जिंग ए क्लाइंट हु वाज प्रिस्क्राइब प्रेडनिसोलोन, एक नर्स क्या कर रही है, डिस्चार्ज कर रही है क्लाइंट को जो अभी अभी क्या हुआ है, डिस्चार्जिंग ए क्लाइंट हु वाज प्रिस्क्राइब प्रेडनिसोन, जिसको क्या है, प्रिस्क्राइब किया गया है प्रेडनिसोलोन। द नर्स टेल द क्लाइंट दैट वन ऑफ द साइड इफेक्ट में बी इम्पेयर स्लीप। द क्लाइंट सेज आई ऑलरेडी हैव, क्लाइंट कह रही है कि मैं अवश्य ही है a hard time sleeping. What can I do help with that? Which recommendation should the nurse make? Select all that apply.
maintain the same consistent sleep schedule, or read or do another quiet non computer activity before the bed. क्या करना है, कोई भी जो है कंप्यूटर एक्टिविटी जो है वो बेड पे जाने से पहले नहीं करना है, क्वाइट एक्टिविटी जो है करनी है, जैसे बुक्स वगैरह पढ़ना है, ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म की जा सकती है। तो ए बी सी और ई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट हु हैज ए नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब फॉर मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्यूब फीडिंग। एक क्लाइंट जिसकी नर्स केयर कर रही है, क्लाइंट को एनजी ट्यूब डला हुआ है मेडिसिन देने के लिए और ट्यूब फीडिंग देने के लिए। हाउ शुड द नर्स केयर फॉर द ट्यूब ड्यूरिंग हर शिफ्ट। नर्स कैसे केयर करेगी उस पेशेंट की, ट्यूब की उस अपनी शिफ्ट के दौरान। सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, सिलेक्ट करना है। पहला कह रहा है फ्लश ट्यूब एवरी 4 आवर विद हॉट वाटर टू मेंटेन पेटेंसी। प्रत्येक 4 घंटे से उस ट्यूब को गर्म पानी के साथ फ्लश करती रहेगी पेटेंसी मेंटेन करने के लिए। दिस इज रॉन्ग, ये गलत बात है। दूसरा कह रहा है अलो द फीडिंग एंड ट्यूबिंग टू हैंग अंटिल एम्प्टी अप टू 48 आवर। कि अलो द फीडिंग एंड ट्यूबिंग टू हैंग अंटिल एम्प्टी अप टू 48 आवर। दिस इज रॉन्ग, ये गलत बात है। 48 आवर इतना लंबे समय तक नहीं अलाउ करना है। तीसरा कह रहा है मेंटेन द हेड ऑफ बेड इन ए हाई फाउलर पोजिशन ड्यूरिंग फीडिंग। दिस इज राइट थिंग, ये राइट है, सही बात है कि क्या करना है जो है ट्यूब जो है उसका जब हम क्या करेंगे फीडिंग देंगे तो उस दौरान हाई फॉलोअर पोजीशन मेंटेन करना है। तीसरा कह रहा है चेक रेजिड्यूल एंड रिप्लेस देम अनलेस अमाउंट इज ग्रेटर देन 300 ml। तो 300 ml नहीं, जब 100 ml या उससे ज़्यादा आ रही है तो तभी हम क्या कर देते हैं फीडिंग को विदहोल्ड कर लेने हैं। और पांचवा कह रहा है चेक अंडर द एडेसिव टेप ऑन द नोज डेली टू एसेस फॉर स्किन ब्रेकडाउन। क्या करना है कि जो एडेसिव टेप लगाया गया है नोज के ऊपर उसको डेली एसेस करना है कि कहीं स्किन का ब्रेकडाउन तो नहीं कर रही है, ये बात सही है। और छठा कह रहा है एसेस द बाउल साउंड बिफोर फीडिंग एंड फीड एट हाफ द रेट कि बाउल साउंड आर एब्सेंट। कि क्या करना है, एसेस करना है बाउल साउंड को फीडिंग से पहले, और अगर क्या करना है फीड को क्या करना है हाफ दी रेट पे देना है अगर बाउल साउंड एब्सेंट है तो। ये बात गलत है। अगर बाउल साउंड एब्सेंट हो तो फीडिंग को क्या करना होता है विद होल्ड करना होता है, नोटिफाई करना होता है एचसीपी को। हाफ फीडिंग जो है वो नहीं देना है, ऐसा कोई रूल नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सी और ई जो है यहाँ क्या रहेंगे, राइट आंसर रहेंगे। द नर्स इज टीचिंग ए ग्रुप ऑफ नर्सिंग स्टूडेंट अबाउट प्रॉपर क्लाइंट पोजिशनिंग। प्रॉपर क्लाइंट पोजिशन के बारे में क्या किया जा रहा है, ग्रुप ऑफ नर्सिंग स्टूडेंट को टीच किया जा रहा है। विच स्टेटमेंट बाई ए नर्स विच स्टेटमेंट बाई ए स्टूडेंट नर्स इंडिकेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉपर पोजिशनिंग। कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो स्टूडेंट नर्स इंडिकेट कर रहा है कि वो प्रॉपर पोजिशनिंग के बारे में समझ गए हैं। पहला कह रहा है क्लाइंट रिसीविंग एन एनिमा शुड बी प्लेस ऑन राइट साइड इन द सीम्स पोजीशन। कि क्लाइंट जो है क्या कर रहा है एनिमा रिसीव कर रहा है, और एनिमा रिसीव कर रहा है तो उसको राइट साइड सीम्स पोजीशन में रखेंगे। दूसरा कह रहा है क्लाइंट विद ए राइट साइड सिम्स पोजीशन में नहीं रखना होता है, लेफ्ट साइड सिम्स पोजीशन में रखना होता है, इसलिए ये बात गलत है। अगर ऐसा बोल रहे हैं तो नहीं समझ पाए। दूसरा कह रहा है क्लाइंट विद ए बिलो द नी एम्पुटेशन should be positioned with the affected limb elevated at the 45 degree angle। तीसरा कह रहा है क्लाइंट विद पल्मोनरी एडिमा शुड बी पोजिशन अपराइट विद द लेग डैंगलिंग ओवर द साइड ऑफ बेड। ये बात सही है, ये बात अगर कह रहा है तो वो समझ गए हैं पोजिशन के बारे में। और चौथा कह रहा है क्लाइंट विद ए क्रेनियोटोमी शुड बी पोजिशनड विद द हेड ऑफ बेड एट 20 डिग्री एंगल विद द हेड इन ए न्यूट्रल मिडलाइन पोजिशन। तो 20 डिग्री नहीं होता है, 30 to 45 डिग्री पे रखना होता है, ये बात सही है। तो 20 डिग्री वाली बात गलत है। हाँ, अगर 30 to 45 बोला होता तो ये बात सही होती। तो क्या है पल्मोनरी एडिमा वाले पेशेंट को क्या कर रहे हैं, अगर अपराइट पोजीशन में रखने हैं और लेग डैंगलिंग ऑन द साइड ऑफ बेड किया जा रहा है, ये बात अगर बच्चा जो है स्टूडेंट्स अगर बता रहे हैं इसका मतलब है कि वो समझ चुके हैं पोजीशन के बारे में। सी इज राइट आंसर यार। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद डीवीटी। नर्स केयर कर रही है क्लाइंट की डीवी एंड थ्रोम्बोसिस के साथ में। विच शुड बी इंक्लूडेड इन द प्लान ऑफ केयर। कौन सी ऐसी चीजें है जो प्लान ऑफ केयर के अंदर इंक्लूड करेंगे।
पेशेंट किसका है, डीवीटी का। बेड रेस्ट विद अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी एलिवेटेड, अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी को एलिवेट करके क्या करवाना है, बेड रेस्ट करवाना है। दूसरा कह रहा है बेड रेस्ट विद बेड इन रिवर्स स्टैंडर्ड, रिवर्स स्टैंडर्ड पोजिशन में बेड रेस्ट करवाएं। वॉकिंग स्लोली इन द हॉल विद असिस्टेंट टू प्रिवेंट न्यूमोनिया, न्यूमोनिया से बचाने के लिए हॉल के अंदर मूवमेंट करवाएं स्लोली। और सिटिंग अप इन द चेयर फॉर ऑल मील एंड ड्यूरिंग विजिटेशन टाइम। ये बातें गलत है, तीनों बातें गलत है। पहली बात सही है कि बेड रेस्ट करवाना है और थोड़ा सा हल्का सा क्या करना है, एक्सट्रीमिटी को एलिवेट करके रखना है ताकि क्या उसके वीनस रिटर्न अच्छे से आ सके, क्या आ सके, वीनस रिटर्न अच्छे से आ सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये जो है यहाँ क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा ए। The nurse is assessing a 6 month old infant at the clinic. एक नर्स असेस कर रही है, एक 6 मंथ पुराना बच्चा है, इन्फेंट है, क्लिनिक के ऊपर आया है। When the nurse stroke from the heel of the foot upward toward the ball, जब क्या किया, नर्स ने स्ट्रोक किया बच्चे की जो हील है उस वाले पार्ट की, जो लेटरल पार्ट है उसको अपवर्ड की तरफ, फुट की तरफ। द इन्फेंट एग्जिबिट नो मूवमेंट, बच्चे ने कोई मूवमेंट शो नहीं किया। विच एक्शन इज द प्रायोरिटी ऑफ द नर्स, ये एक्शन जो है वो क्या इंडिकेट करता है, क्या बात जो है वो प्रायोरिटी ऑफ नर्सिंग क्या रहेगा यहाँ पे। तो पहला कह रहा है टेक द क्लाइंट्स वाइटल साइन, क्लाइंट के वाइटल साइन को लेंगे सबसे पहली बात। दूसरा कह रहा है ऑर्डर है न्यूरोलॉजी कंसल्ट, न्यूरोलॉजी कंसल्ट के लिए भेजेंगे। तीसरा कह रहा है एग्जामिन द इन्फेंट नोज एंड ईयर। और चौथा कह रहा है आस्क हाउ मच फॉर्मूला द इन्फेंट कंज्यूम डेली। तो ये तीनों की तीनों बातें गलत है। यहाँ जो इंपॉर्टेंट बात रहती है वो रहती है ऑप्शन बी, न्यूरोलॉजी कंसल्ट के लिए हम बोलेंगे कि जाके भी न्यूरोलॉजिकल कॉल कराओ, न्यूरो के डॉक्टर को दिखाओ। न्यू यानी कि बच्चा क्या है, जब हमने क्या किया कि बेबी का पैर है, और जब यहाँ क्या किया गया, ये जो फुट की बैक वाली पार्ट जो है, यहाँ पे जब क्या किया गया, इस तरीके से जब हमने इसको स्ट्रोक किया तो इसने क्या करना था, बच्चे ने डोर्सी फ्लेक्शन ऑफ, डोर्सी फ्लेक्शन ऑफ ग्रेट टो विद फैनिंग ऑफ फिंगर शो करना चाहिए था। क्या शो करना चाहिए था, फैनिंग ऑफ फिंगर। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बेबिंस्की रिफ्लेक्स। क्या बोलते हैं, बेबिंस्की रिफ्लेक्स का नाम देते हैं इस प्रोसेस को, हम क्या नाम देते हैं, बेबिंस्की रिफ्लेक्स। और अगर ये प्रेजेंट होता तो हम इसको बोलते हैं कि पॉजिटिव। और जबकि इस बच्चे के अंदर क्या होना चाहिए था, 6 मंथ ओल्ड चाइल्ड में बेबिंस्की रिफ्लेक्स जो है क्या होना चाहिए था, प्रेजेंट होना चाहिए था, पॉजिटिव होना चाहिए था। और अगर ये नहीं है इसका मतलब कहीं ना कहीं बच्चे के क्या है, ब्रेन के अंदर प्रॉब्लम है। इसलिए हम क्या बोलेंगे कि न्यूरोलॉजिकल कंसल्ट करवाई जाए, बच्चे को न्यूरो के डॉक्टर को कंसल्ट करो। तो बी जो है यहाँ क्या रहता है, राइट आंसर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद सीओपीडी। नर्स केयर कर रही है क्लाइंट की, क्लाइंट सीओपीडी के साथ में है। हु कंप्लेन ऑफ पुअर क्वालिटी फॉर स्लीप, जिसको जो है कंप्लेन कर रहा है कि अच्छे जो है सो नहीं पाता है, उसकी स्लीप की क्वालिटी बहुत पुअर हो चुकी है। विच क्वेश्चन शुड द नर्स आस्क नेक्स्ट, कौन सा क्वेश्चन जो है जो नर्स आगे पूछेगी, नेक्स्ट पूछेगी। पहला कह रहा है डज योर पार्टनर स्नोर हैविली, क्या तुम्हारा पार्टनर जो है वो जोर जोर से खराटे लेके सोता है, स्नोर हैविली। दूसरा कह रहा है डू यू गेट एक्सरसाइज ड्यूरिंग द डे, क्या तुम दिन के समय एक्सरसाइज करते हो। तीसरा कह रहा है हाउ मेनी पिलो डू यू स्लीप ऑन, तुम कितने पिलो के ऊपर, कितने पिलो को यूज करते हो सोते टाइम। और चौथा कह रहा है डू यू ईट लार्ज मील राइट बिफोर बेड, क्या तुम सोने से पहले बहुत बड़ी मात्रा में खाना खाते हो। तो जो है योर पार्टनर स्नोर हैवीली या एक्सरसाइज ड्यूरिंग डे या जो है ये। बट इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ की सीओपीडी का पेशेंट है और आपने उससे पूछना है कि तुम कितने पिलो यूज करते हो जब सोने के लिए जाते हो, तो पिलो कितने काम में लेते हो, ये बात जो है इंपॉर्टेंट रहती है। तो सी ऑप्शन जो है वो क्या रहेगा यहाँ पे, राइट रहेगा। नेक्स्ट है, ए नर्स इज टीचिंग इन्फेंट सीपीआर टू ए ग्रुप ऑफ न्यूली ग्रेजुएटेड नर्स हायर टू वर्क इन द लेबर एंड डिलीवरी यूनिट। एक नर्स टीच कर रही है इन्फेंट को, इन्फेंट सीपीआर के लिए एक ग्रुप ऑफ न्यूली ग्रेजुएटेड नर्स
जो अभी अभी नई ग्रेजुएटेड नर्स आई है उनको हायर किया गया है वर्क के लिए, कहाँ पे, लेबर रूम और डिलीवरी यूनिट के अंदर। और उनको क्या टीच किया जा रहा है, सीपीआर टीच किया जा रहा है इन्फेंट के लिए। द नर्स अंडरस्टैंड दैट प्रॉपर टेक्निक विद इन्फेंट इंक्लूड विच एक्शन। नर्स समझ गई है क्या प्रॉपर टेक्निक इन्फेंट्स के लिए क्या इंक्लूड की, कौन सा एक्शन काम में लिया जाएगा। सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। पहला कह रहा था फीमोरल आर्टरी चेक फॉर पल्स फॉलोइंग ईच साइकिल ऑफ सीपीआर, तो ये इन्फेंट में नहीं करते हैं, चाइल्ड में किया जाता है। दूसरा कह रहा है चेस्ट कंप्रेशन डेप्थ शुड बी अप्रोक्सीमेटली 1.5 इंच और 4 सेंटीमीटर की चेस्ट कंप्रेशन डेप्थ जो है वो कितनी होनी चाहिए, तो 1.5 इंच यानी कि लगभग 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। दूसरा कह रहा है कि तीसरा कह रहा है सिंगल रेस्क्यूअर शुड यूज 3 फिंगर ऑन द डोमिनेंट हैंड टू डू कंप्रेशन, तो ये बात गलत है। 3 फिंगर नहीं, 2 फिंगर या 2 थंब मेथड काम में लेते हैं। 2 फिंगर या टू 2 फिंगर या 2 थंब का मेथड काम में चलता है, 3 फिंगर काम में नहीं लेते हैं, तो ये बात गलत है। चेस्ट कंप्रेशन जो है 1.5 सेंटीमीटर या 1.5 इंच या 4 सेंटीमीटर, ये सही बात है। और चौथा ऑप्शन कह रहा है रेस्ट द इन्फेंट फेस डाउन ऑन द आर्म फोर आर्म विद द हैंड स्पॉटिंग द हेड एंड जॉ। क्या कराना है कि रेस्ट करना है इन्फेंट के फेस को नीचे की तरफ करके अपने फोर आर्म के ऊपर, तो ये बात गलत है। और पांचवा कह रहा है इफ अरेस्ट इज विटनेस द इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम शुड बी एक्टिवेटेड बिफोर बिगिनिंग सीपीआर। अगर क्या हो गया, अरेस्ट हो चुका है, तो उस कंडीशन में आपने क्या करना है, सीपीआर शुरू करने से पहले क्या कर देना है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम को क्या करना है, बुला लेना है। ये बात सही है, तो ये ऑप्शन बी और ई जो है वो क्या है, ठीक है। बाकी सारी की सारी बातें क्या रहेंगी, गलत रहेगी। तो बी और ई इज राइट आंसर, बी एंड ई। The nurse is caring for a comatose client with a slam sump tube. नर्स केयर कर रही है कोमाटोस क्लाइंट की स्लैम सम्प ट्यूब के साथ में। विच एक्शन बाय द नर्स करेक्ट रिगार्डिंग केयर फॉर दिस क्लाइंट। क्लैंप द एयर वेंट ड्यूरिंग ट्यूब फीडिंग। जो ट्यूब फीडिंग है, ट्यूब फीडिंग के एयर वेंट को क्लैंप कर दिया जाए। दूसरा कह रहा है प्लेस द क्लाइंट ऑन लेफ्ट साइड इन हाई फाउलर पोजिशन। तीसरा कह रहा है असेस द पोजिशन ऑफ स्लैम सम ट्यूब बिफोर ईच फीडिंग। और चौथा कह रहा है इन्फ्यूज बोलस फीडिंग विद ए पम्प और बाय जेंटली प्लंजिंग इनटू द स्टमक। तो क्या है राइट आंसर, क्या रहेगा, तो इन्फ्यूज बोलस फीडिंग विद पंप, तो पंप के थ्रू या जेंटली प्लंजिंग के थ्रू फीडिंग नहीं देते हैं। फीडिंग को कंटिन्यूस इन्फ्यूजन के थ्रू धीरे धीरे देना होता है। दूसरा तो पहला कह रहा है कि क्लैंप द एयर वेंट को क्लैंप नहीं करना होता है। दूसरा कह रहा है प्लेस द क्लाइंट ऑन लेफ्ट साइड इन ए हाई फाउलर पोजिशन। हाई फाउलर पोजिशन में लेफ्ट साइड रखा जाएगा, तो ऐसा नहीं है करना है। और लेफ्ट साइड नहीं, हम सीधा लेटा के रखते हैं। और चौथा तीसरा कह रहा है असेस द पोजीशन, तो प्रत्येक फीडिंग से पहले स्लैम्प सम ट्यूब की फीडिंग को चेक करना होता है। स्लैम्प सम ट्यूब जो है ये इंटेस्टाइनल ट्यूब होती है। कैसी ट्यूब है, इंटेस्टाइनल ट्यूब होती है, इंटेस्टाइनल ट्यूब, इंटेस्टाइनल ट्यूब होती है। तो ये क्या है, इंटेस्टाइनल ट्यूब का पार्ट है। तो जब भी हम क्या करते हैं फीडिंग देते हैं, तो उससे पहले क्या करना होता है, अपने ट्यूब की फीडिंग को चेक करना होता है, प्रत्येक ट्यूब की फीडिंग को। ये कुछ एमसीक्यू थे जो हमने डिस्कस किए। अगली वीडियो में उसी तरीके के हम कुछ और बेहतरीन एमसीक्यू लेके आएंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच।